सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हर्षित। इस वीडियो में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आई प्रॉमिस यू आपको एनसीईआरटी हर लाइन समझ में आएगी। और दूसरी बात, ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल अल्टरनेट करके एक क्वेश्चन एट से और एक क्वेश्चन कैंसर से नीट में पूछा ही जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो व्हाट इज बेसिकली कैंसर इज? So cancer is nothing just uncontrolled proliferation of cell in absence of any stimulus. क्या ह्यूमन बॉडी में सेल्स डिवाइड करते हैं? हाँ, ह्यूमन बॉडी में सेल्स डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि मान के चलो आपका शरीर है, इसमें किसी सेल की डेथ हो गई तो उस सेल को तो अब रिप्लेस करना है पड़ेगा। तो उस सेल को हमारा बॉडी कैसे रिप्लेस करेगा? जो पूरा प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन सेल में प्रोलिफरेशन ऑफ सेल या फिर डिवीजन ऑफ सेल ये होता है, लेकिन यही डिवीजन अगर अनकंट्रोल होने लगे तो ये प्रॉब्लम की बात है। बिना किसी स्टिमुलस के होने लगे, अनकंट्रोल होने लगे, तो इसे हम लोग कैंसर कहते हैं। अब ये हमारे लिए दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि आप ऐसा समझो कि मान के चलो यहाँ कोई नॉर्मल सेल है और इसके बगल में कोई कैंसरस सेल है। ठीक है, तो ये कैंसरस सेल तो बहुत डिवाइड कर रहा है, किया जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो आप कहोगे कि इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि ये डिवाइड कर रहा है तो इसे न्यूट्रिएंट चाहिए, इसे ऑक्सीजन चाहिए। तो ये नॉर्मल सेल को जाने वाला न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगता है, जिसके कारण नॉर्मल सेल के स्टार्व करके डेथ हो जाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए कैंसर जो है ह्यूमंस के लिए डेंजरस चीज है। ठीक है ना, तो डेंजरस चीज है। और दूसरी बात ये है, ये इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि इसका अभी तक हमारे पास कोई ऐसा क्योर नहीं आया है। ठीक है, तो सो लेट्स रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2035 में जो हार्ट अटैक्स के कारण डेथ होती है उससे ज्यादा डेथ कैंसर के कारण होगी। ठीक है, more than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die it from annually। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा एनसीईआरटी दे रही है कि कितने लोग कैंसर से कितने इंडियंस कैंसर से सफर करते हैं। मोर देन 1 मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर। ठीक है, द मैकेनिज्म्स दैट अंडरलाई डेवलपमेंट, मतलब ठीक है, अब एनसीईआरटी बात कर रही है कि कैंसर ह्यूमन बॉडी में कैसे आता है, कैंसर का पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, पहली चीज, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल फेनोमेनन है या एबनॉर्मल फेनोमेनन है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक नॉर्मल फेनोमेनन है, ये बात ध्यान में रखने की है। मतलब नॉर्मली हमारे सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। अब इसमें होता क्या है, आप इसे ऐसे समझो कि ये एक सेल है, उसके बगल में दूसरा सेल है। अब इस सेल को कैसे पता चल रहा है कि मेरे बगल में एक सेल है? ठीक है ना, ये जो सेल 1 है इसको कैसे पता चल रहा है कि मेरे बगल में सेल 2 है? तो इसके लिए भगवान ने हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स दिए हैं जिनको हम लोग कैडहेरिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि दो सेल्स को अटैच रखते हैं। ठीक है, अगर इस सेल से कैडहेरिन प्रोटीन अटैच है, इसका मतलब इस सेल को ये मालूम है कि मेरे बगल में एक सेल है। ठीक है, अब इसी तरह से इस सेल के इस तरफ भी कैडहेरिन प्रोटीन है और एक सेल है। ठीक है, लेकिन मान के चलो तो इस सेल को पता है कि हाँ मेरे दोनों तरफ सेल है, लेकिन ये जो सेल 2 है इसके राइट साइड में तो कैडहेरिन प्रोटीन नहीं है। तो अगर इसके राइट साइड में कैडहेरिन प्रोटीन नहीं है तो इस सेल को ऐसा लगता रहता है कि मेरे बगल में कोई सेल नहीं है, मेरे बगल में खाली जगह है, मेरे बगल की सेल प्रोबेबली डेथ हो गया उसका, वो मर गई है, तो इसलिए शायद वहां पे कुछ नहीं है। इसलिए सेल फिर डिवाइड करती है और वहां पर एक और सेल बनाती है और फिर ये दोनों कैडहेरिन प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज। कॉन्टैक्ट मतलब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में है, इस कारण से कुछ इनहिबिट हो रहा है। क्या इनहिबिट हो रहा है? इस सेल का प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, मान के चलो कि अगर इस कैडहेरिन प्रोटीन का लॉस हो जाए तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक सेल है, भले ही इसके बगल में सेल है, लेकिन इस सेल को तो पता नहीं है कि मेरे बगल में कोई सेल है, तो ये सेल फिर डिवाइड कर जाएगी, ये भी सेल डिवाइड कर जाएगी, ये भी सेल डिवाइड कर जाएगी।
मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो इनहिबिशन हो रहा था ग्रोथ का वो खत्म हो जाएगा और अब ये सेल डिवाइड करने लगी, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगेगी। तो इसी को कहते हैं कि कैंसर सेल जो है इस नॉर्मल प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, जिसके कारण वो एक मास ऑफ सेल बना देते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इन आवर बॉडी सेल्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। कौन इसे रेगुलेट कर रहा है? एक तो आपकी कैडहेरिन प्रोटीन रेगुलेट कर रही है। ठीक है, इन कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नॉर्मल सेल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच दे their contact with other cells inhibits their uncontrolled growth। ठीक है ना, their contact with the normal cells inhibits their uncontrolled growth। ठीक है, cancer cells appear to have lost this property। As a result of this, the cancer cells just divide and form a mass which is called as tumor। ठीक है, एक मास बनाते हैं जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि ट्यूमर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो ट्यूमर होता है बिनाइन, एक ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट। मान के चलो कि हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का लॉस हो गया इस पोर्शन में हैंड के ऊपर, और यहाँ पे एक ट्यूमर मास बन गया। तो अगर ये मास यहीं पे है, ठीक है, बस कॉन्फाइंड है, इसी जगह पर है और कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। इसको आप ऐसे दूसरे मास से कंपेयर करो कि यहाँ पे एक मास बना है जो कि लिम्फेटिक्स के द्वारा और ब्लड के द्वारा शरीर में कहीं भी जा सकता है। तो हमारे लिए दोनों में डेंजरस कौन सा है, बेनाइन या मैलिग्नेंट? मैलिग्नेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जो बेनाइन ट्यूमर है वो यहाँ पर है, मतलब वो बस यहीं पर है और वो शरीर में कहीं नहीं जाएगा। तो आप इसे सर्जिकली आपने इस ट्यूमर को रिमूव कर दिया, फिर आपकी टेंशन खत्म हो गई कि ये शरीर में और कहीं नहीं गया होगा और दोबारा ये वहां से रिकर नहीं होगा। जबकि मैलिग्नेंट कैंसर में बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर को ट्रीट करने के 2-3 साल बाद दोबारा कैंसर आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो इधर उधर कहीं लिम्फेटिक्स या ब्लड के थ्रू चला जाता है। तो ज्यादा बुरा हम लोगों के लिए तो मैलिग्नेंट कैंसर है। ठीक है ना, ज्यादा बुरा हम लोगों के लिए मैलिग्नेंट कैंसर है। और इस मैलिग्नेंट कैंसर की ये जो प्रॉपर्टी होती है जिससे ये इधर उधर शरीर में कहीं भी चला जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस, जो कि बहुत ही डेडली है, बहुत ही ड्रेडेड है। ठीक है, बहुत ड्रेडेड है हमारे लिए, बहुत गंदी चीज है हमारे लिए। सो अब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। Tumors, benign tumors normally remain confined to their original location, do not spread. Malignant tumor is a mass of cells called neoplastic or tumor cell. They grow very rapidly, ठीक है, and they damage the normal tissue. The cells actively divide and grow. They also start the normal cell by competing for vital nutrients। ये मैंने पहले ही समझा दिया। Cells slowed from this tumor, मतलब जो cells इस ट्यूमर से अलग हो जाते हैं, they reach the distant sites through blood and wherever they get lodged in the body they start a new tumor there। मतलब शरीर में जहां भी चले गए वहां ने इन्होंने एक दूसरे ट्यूमर को फॉर्म कर दिया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, which is the most feared property of malignant। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर ऐसे तो हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ कारण से ही हो रहा है। तो कैंसर को जितने भी पॉजिटिव एजेंट होते हैं कैंसर को, उनको तीन ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है ना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इनटू कैंसरस सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, या तो फिजिकल एजेंट्स या फिर केमिकल एजेंट या बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारण कैंसर हो सकता है। इन एजेंट्स को क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब फिजिकल एजेंट्स में क्या आ गए? फिजिकल एजेंट में आ गया हमारा रेडिएशंस। ठीक है, फिजिकल एजेंट में आ गया हमारा रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस में दो तरह के रेडिएशंस होते हैं, एक होते हैं आयोनाइजिंग, एक होते हैं नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कहते हैं एक्सरे और गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हो गया हमारा यूवी रे। तो आप एक्सरे करवाते हैं डॉक्टर के पास जाके, जैसे कहीं आपकी हड्डी में चोट है तो आपका डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करवा लेने। ठीक है, लेकिन ये एक्सरे एक कार्सिनोजेन भी है, इसलिए कहा जाता है कि खुद से बहुत सारा एक्सरे आपको जाके नहीं करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं चोट लग गई और आपको बस ऐसा शक हो रहा है कि एक्सरे करवा लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करवाना चाहिए क्योंकि एक्सरे कार्सिनोजेन है। ठीक है, एक उसी तरह गामा रे कार्सिनोजेन है, यूवी रे जो कि सनलाइट में होता है वो भी कार्सिनोजेन है। ठीक है,
केमिकल कार्सिनोजन आर प्रेजेंट इन टोबैको, मतलब जो तंबाकू आप खाते हैं उसमें भी कार्सिनोजन होता है, ये तो पता ही है, टीवी पे बहुत सारे एड्स भी आते रहते हैं, ठीक है। और टोबैको स्मोक इज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, सिगरेट से लंग कैंसर होता है। उसी तरह से बायोलॉजिकल, ठीक है, ये तो ये हो गया फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में रेडिएशन आ गए, केमिकल एजेंट में आपका वो टोबैको आ गया, और बायोलॉजिकल एजेंट्स में आ गया कि कुछ वायरस होते हैं जिनसे कैंसर होता है, ठीक है ना, इनको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनसे कैंसर होता है, उन्हें हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। जैसे कि एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है। सो ऑन्कोजेनिक वायरस है वायरल ऑन्कोजिन, इन ऑन्कोजेनिक वायरस के पास कुछ जीन्स होते हैं जिसके कारण कैंसर होता है, उस जीन को कहते हैं हम लोग वायरल ऑन्कोजिन। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजिन एंड प्रोटो ऑन्कोजिन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल, ठीक है। अब एनसीईआरटी टर्म डिस्कस कर रही है सेलुलर ऑन्कोजिन या प्रोटो ऑन्कोजिन। अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये नॉर्मल सेल में होता है या फिर कैंसर वाले सेल में होता है। तो नाम सुन के तो लग रहा है ये नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम सुन के तो लग रहा है कि ये कैंसर वाले सेल में होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल सेल में होता है। इसका काम क्या है, मान के चलो हमारे किसी सेल को डिवाइड करना है, तो उसको स्टिमुलस देने वाले जो जीन्स होते हैं उन्हें ही हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। मतलब किसी भी नॉर्मल सेल को डिवाइड करना है, मान के चलो आरबीसी को डिवाइड करना है, तो उसको जो स्टिमुलस आएगा वो प्रोटो ऑन्कोजीन से आएगा कि चलो तुम जाके डिवाइड करो। लेकिन इस प्रोटो ऑन्कोजीन का एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाए, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन थोड़ा ज्यादा ही स्टिमुलस देने लगे, तो फिर शरीर में जो सेल है वो भी ज्यादा डिवाइड करने लगेंगे और फिर हमें कैंसर हो जाएगा। तो जो सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये नॉर्मल चीज है, ये किसी एबनॉर्मल, ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल कैंसर में पाई जाती है, बस इसका एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है ना। वही लिखा है कि आर आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स विच एक्टिवेटेड इन सर्टेन कंडीशन लीड्स टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ओके, नाउ कमिंग टू कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल if as it allows the disease to be treated successfully in many cases, ठीक है। तो जैसे कि आपने तो सुना ही होगा कि कैंसर फर्स्ट है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जैसे काफी स्टेज में होता है। तो अगर किसी इंसान को कैंसर हुआ और कोई नॉर्मल मास किसी के शरीर में कोई हुआ और वो डॉक्टर के पास चला गया, काफी अर्ली स्टेज में है, तो अर्ली स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कैंसर लेट स्टेज में जाता है, इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इसका ट्रीटमेंट पेनफुल होता जाता है, इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाता है, मतलब नहीं ट्रीट कर सकते हैं लेट स्टेज के कैंसर को, जबकि अर्ली स्टेज के कैंसर को हम लोग प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोजिंग कैंसर इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ दिस, ठीक है। बायोप्सी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपके शरीर में कोई मांस है, तो उसको आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस मांस का एक पीस लेगा और उसके स्लाइसेस करेगा और उसको स्टेन्स, उसके ऊपर स्टेन्स डालेगा और उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेगा, ठीक है ना। उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेगा। तो ये जो हमने बायोप्सी ले लिया, ये बेस्ट तरीका है। अदर मेथड्स भी है हमारे पास कैंसर को डायग्नोस करने के, जैसे सीटी, एमआरआई वगैरह, लेकिन अभी एक्सरे वगैरह, लेकिन मैंने अभी कहा कि एक्सरे तो खुद कैंसर का एक कारण है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोजिंग कैंसर। एंड मतलब ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, देन बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। तो अगर किसी को ब्लड कैंसर है, मान के चलो किसी को डब्ल्यूबीसी का कैंसर है, ठीक है ना। ल्यूकीमिया एक्चुअली हाँ ब्लड का कैंसर होता है, डब्ल्यूबीसी का ही कैंसर होता है ल्यूकीमिया। तो उसके शरीर में तो डब्ल्यूबीसी काउंट काफी हाई होगा, ठीक है ना। उसके बोन मैरो में भी डब्ल्यूबीसी काउंट हाई होगा और उसके ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी काउंट हाई होगा, क्योंकि बोन मैरो में ही ये ब्लड सेल्स बनते हैं। तो या तो बोन मैरो बायोप्सी ले ली हमने उसकी, तो उसमें हमें काफी हाई नंबर ऑफ सेल्स मिले, या फिर हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसमें काफी हाई नंबर ऑफ सेल्स मिले, इससे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अब लिखा है कि बायोप्सी में क्या करते हैं, ए पीस ऑफ ससेप्टिव टिश्यू इज कट इनटू सेक्शंस एंड स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसे कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट इसे करते हैं।
रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे से कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है ना। सीटी स्कैन क्या करता है, सीटी स्कैन एक्सरे में क्या है, एक्सरे तो जैसे आपने चेस्ट एक्सरे देखा होगा, वो एक 2D इमेज होता है, 2D व्यू होता है। सीटी स्कैन क्या होता है, इसी तरह बहुत सारे प्लेन्स में एक्सरे लेता है और एक 3D इमेज जनरेट करता है, मतलब उससे ज्यादा अच्छा डायग्नोजिंग टूल है, ठीक है सीटी स्कैन। 3D इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एमआरआई से भी कर सकते हैं, ठीक है, एमआरआई से भी कर सकते हैं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, मतलब हमारे शरीर में कहीं कैंसर होगा तो है, तो हमारे लिए वो फॉरेन मटेरियल ही हमारे बॉडी के लिए, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो हमारे बॉडी ने जो उस कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, इसको हम लोग ब्लड में डिटेक्ट करके भी कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। अगली लाइन है कि टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स, मतलब कि अब जेनेटिक्स काफी ग्रो कर चुका है, जेनेटिक्स इतना ग्रो कर चुका है कि हम लोग उस टेक्निक को किसी इंडिविजुअल ह्यूमन में अप्लाई करके ये भी देख सकते हैं कि ये आदमी उस कैंसर के लिए ससेप्टेबल है कि नहीं। मान के चलो सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर हो जाता है, लेकिन आपने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो जिंदगी भर सिगरेट स्मोकिंग करते रह जाते हैं लेकिन उन्हें कैंसर नहीं होता है, जबकि किसी किसी को कुछ सिगरेट स्मोक करने के बाद लंग कैंसर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसे जल्दी कैंसर हो गया, उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है, ठीक है ना, उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है और उसे हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर दे दिया, जीन्स ने एक्सप्रेस कर दिया और उसे कैंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे तो हर इंसान को कैंसर हो जाना चाहिए था सिगरेट पीने पे, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि this depends on genetics of the person also. So this is what NCERT is saying, that techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to cancers. Okay, identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be helpful in prevention of cancer. ठीक है, मतलब ऐसे जीन जो कि कैंसर कर रहे हैं इंडिविजुअल में, उसका डिटेक्शन हो गया है तो कैंसर को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मान के चलो किसी में लंग कैंसर होने की ससेप्टिबिलिटी है, ऐसा जीन जेनेटिक मेकअप है उसका और हमें पता है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई तुम सिगरेट मत ही पियो, क्योंकि तुम पियोगे तो श्योर है तुम्हें कैंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हो गई सर्जरी। मान के चलो आपके शरीर में कोई मांस है, उस मांस को आपने एक्साइज कर दिया, यहाँ पे कोई मांस है उसे आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मतलब रेडियोथेरेपी का मतलब रेडिएशन का यूज करके आपने बचे हुए कैंसर को मार दिया। कीमोथेरेपी मतलब कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं उनका यूज करके आपने कैंसर को मार दिया। अब इन ड्रग्स के कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे हेयर लॉस, एनीमिया, देखा ही होगा आपने, जो जो कीमोथेरेपी होते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, मतलब इंडिविजुअल सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से नहीं ट्रीट करते, सबका कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। अवॉइड डिटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। चलो, तो हमारे शरीर में ट्यूमर सेल है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ये होता है क्योंकि है तो उसके लिए वो फॉरेन बॉडी ही, ठीक है ना। तो हम ह्यूमन सेल के इम्यून रिस्पॉन्स को अगर एम्पलीफाई कर दे, अगर ह्यूमन सेल के इम्यून रिस्पॉन्स को अगर बूस्ट कर दे, तो कैंसर से हम लोग अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। इसलिए इस ह्यूमन सेल के इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने या ह्यूमन सेल के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बूस्ट करने के लिए हम लोग कुछ एजेंट्स देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम नहीं है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका अल्फा इंटरफेरॉन का, ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देता है, इन द सेंस ह्यूमन का इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट कर देता है, ठीक है। और अल्फा इंटरफेरॉन कैंसर से लड़ने में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वायरल रेप्लिकेशन को रोकता है अल्फा इंटरफेरॉन, और मैंने अभी बताया कि बहुत सारे कैंसर जो है वायरस के कारण होते हैं, जैसे HPV एक्सेट्रा। तो अल्फा इंटरफेरॉन उधर भी वायरस का रेप्लिकेशन रोक के अल्टीमेटली कैंसर प्रिवेंट कर सकता है।
So this was all about cancer. Uh, you can also check the CVS playlist and other videos on the YouTube channel. Thank you.